नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत, सुप्रभात सभी प्रिय मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे प्यारे लाडले शिक्षकों का एक बार पुनः आपके अपने परिवार संजय सर साइकोलॉजी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन। कैसे हैं आप सभी मित्र? उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। सर एनसीईआरटी का ऐसे ही खल्लास कीजिए कि एक क्वेश्चन ना छूटे। बिल्कुल नहीं छूटेगा बेटा, डोंट वरी। नमस्कार, स्वागत। हर चैप्टर के बाद मॉक टेस्ट दीजिए। हाँ, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड, डोंट वरी। 100%। सर आप कहाँ छिपे हैं? माय गॉड, हम छिपे होते तो फिर आपके सामने आपको नजर कैसे आते? ओ, कितने परेशान हो गए थे इस क्लास के लिए। इतना भी मत होइएगा। आज से स्टार्ट होगा एनसीईआरटी। ठीक है, आज से इसको रिवाइज कर देते हैं एक बार पुनः, डोंट वरी। सभी लोग आ गए हैं क्लास में? वेरी एक्सीलेंट। चलिए, अभिनंदन सभी का। फाइन फाइन, बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप भी बहुत मस्त होंगे। बिल्कुल, नमस्कार भैया बेगूसराय की धरती से, अभिवादन आपका भी। चलिए, तो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का कंसेप्ट आखिर क्या किया, इसमें थोड़े से चेंजेस किए और मैंने सोचा ज्यों की त्यों क्यों नहीं बुक को पढ़ाया जाए, तो फिर ज्यादा मजा आएगा। अब आप लोगों के पास भी बुक डाल दी गई है, पूरी की पूरी बुक की पीडीएफ है, तो उस पीडीएफ को भी आप खोलकर डायरेक्ट देख सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, सर क्लास अब रेगुलर कीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, वो तो रेगुलर ही होगा, बीच में 2 दिन मिसिंग होगा बस। ठीक है ना? इसी वीक का खेल है और कुछ नहीं। यार दुनिया भर का मामला है। और अब तो दिक्कत कहां है भाई, अब तो टीआरई 4 में 50,000 वैकेंसीज आ रही हैं। और 50,000 वैकेंसीज आने का मतलब है साइकोलॉजी में कितनी? 2,000 प्लस वैकेंसीज। और 2-2,500 वैकेंसीज आएंगी तो भाई साहब, पहली रैंक से लेकर 2,000 तक संजय सर साइकोलॉजी, संजय सर साइकोलॉजी, संजय सर साइकोलॉजी उड़ेगा, गर्दा उड़ेगा। ठीक है ना? टेंशन ही मत करो बेटा। चलो, तो देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहां पर। मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है, और हम लोग चलो रेड मार्क से पढ़ते हैं यार, ये ठीक लगता है ना? ये ठीक लगेगा। तो मनोविज्ञान क्या है, सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे, राइट? हाँ, ये तो हम लोगों ने। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको एक मनोविज्ञानी बताए थे, दैट इज बेलार्ड। जब आप थ्योरी क्लासेज में देखेंगे तो बेलार्ड का कहना था कि एक तरफ मनोविज्ञान क्या है के संदर्भ में ये कहते हैं कि शिक्षक जानता ही नहीं कि मनोविज्ञान क्या है, और एक तरफ मनोविज्ञानी जो मनोविज्ञान के मापन की बात करता है उसको भी नहीं पता। मतलब दोनों ही नहीं जानते कि मनोविज्ञान क्या है। 11th 12th में 13,000 वैकेंसी आ रही है, बल्ले बल्ले है फिर तो तुम्हारी, टेंशन ही मत करो। तो इन सबको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं अपन बेटा। क्या गड़बड़ हुई? ये देखना पड़ेगा इसको कैसे है। ये यहां पर भी स्क्रॉल कैसे होगा, ये देखना पड़ेगा ना मुझे अभी। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। हाँ, यहां से पढ़ना शुरू कर देते हैं अपन। चलो एक काम करते हैं अपन। सॉरी, इसमें स्क्रॉलिंग सिस्टम होता है यार।
समझ नहीं आया। चलो एक तरीका अपना ये भी है। ठीक है। अब हो गया। चलिए देखो 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 देखो, अब ठीक है। अब आ गया समझ में। क्योंकि बुक ओरिजिनल जब बुक पढ़ेंगे ना। अच्छा, साइकोलॉजी की सीट बहुत खाली है, वेरी एक्सीलेंट। सर एनसीईआरटी पीडीएफ कहाँ पे है? बेटा आपके बैच के अंदर ही पीडीएफ डाली हुई है, डोंट वरी। चलो, संभवतः आपसे आपके अध्यापक ने कक्षा में पूछा होगा कि अन्य विषयों को छोड़कर आपने मनोविज्ञान क्यों लिया। मतलब एक अच्छा प्रश्न है कि आपने मनोविज्ञान चूज करने का आपका मकसद क्या था, आखिर आपने क्यों चुना मनोविज्ञान, आप क्या सीखने की आशा करते हैं मनोविज्ञान से। ठीक है ना, आपकी क्या उम्मीद है, क्या आशा है भाई। आप बीइंग ए टीचर, जब टीचर बन के जाओगे आप बच्चों से, तो आप बच्चों से पूछोगे बेटा जब आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपने क्यों चुना, क्या आशा है आपको, क्या अपेक्षा है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, है ना। सामान्यतया जिस तरह की प्रतिक्रियाएं कक्षा में मिलती हैं वे विस्मयकारी होती हैं। कैसी होती हैं भैया? आश्चर्यचकित करने वाली होती हैं। यानी बच्चों का जो रिप्लाई होता है ना, आजकल मैं ही अपने बच्चों से, इतने बड़े बड़े मैच्योर स्टूडेंट्स से जब कुछ कोई प्रश्न पूछता हूं ना, तो कभी कभी तो खतरनाक वाला आंसर देते हैं। खतरनाक वाले क्वेश्चंस होते हैं आपके। कैसे खतरनाक वाले? वैकेंसी कब तक आएगी? 15 फेब के बाद कभी भी आ सकती है। ठीक है मित्र, याद रखिएगा। अधिकांश विद्यार्थी निरर्थक प्रतिक्रिया देते हैं, है ना, बेकार की, जिनका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस प्रतिक्रिया देते हैं कुछ बच्चे। जैसे वे जानना चाहते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। परंतु ऐसी भी प्रतिक्रियाएं हो सकती है जैसे स्वयं को जानना, दूसरों को जानना। ये गजब की बात है ना। दूसरा तो ऐसे करता है, या मुझे ये समझ में नहीं आया, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है। तो ऐसे में अपने आप को जानना, दूसरों को जानना, और विशेष प्रतिक्रियाएं, है ना। कभी कभी कुछ बच्चे अपने टीचर्स को कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस देते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। जैसे लोग स्वप्न क्यों देखते हैं, है ना। स्वप्न क्यों देखते हैं? ड्रीम एनालिसिस को तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। ड्रीम एनालिसिस के फादर कौन है? सिगमंड फ्रायड है। दैट्स वेरी इजी। लोग क्यों आगे बढ़कर दूसरों की सहायता करते हैं? आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं कि दूसरों की सहायता करने में उन्हें सुख की अनुभूति होती है। और हमारे यहाँ पर तो सिर्फ, मैं कहता हूं बेटा कर भला तो हो भला, अरे दूसरों को क्लास को शेयर कर दिया करो। लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं, है ना। अथवा एक दूसरे को पीटते हैं। ठीक है ना। समस्त प्राचीन परंपराओं मानव स्वभाव से संबंधित प्रश्न अवश्य होते हैं। हर परंपरा में मानव के नेचर को लेकर 100% क्वेश्चंस होते हैं। इसी प्रकार भारतीय दार्शनिक परंपराएं विशेष रूप से ऐसे प्रश्नों का सामना करती हैं कि लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं वैसा वे क्यों करते हैं। मतलब ऐसे प्रश्न तो जनरली जीवन में, हमारे जीवन शैली में देखने को खूब सारे मिलते हैं कि लोग आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर ये बर्ताव उसका समाज को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, अभी तो नहीं दिया। लोग अधिकतर अप्रसन्न क्यों होते हैं? आखिर नाखुश क्यों होते हैं? क्यों दुखी होते हैं? क्या वजह है? वे अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं, तो अपने विषय में कैसे परिवर्तन लाने चाहिए? अगर वे अपने जीवन में खुशी चाहते हैं तो क्या चेंजेस करने चाहिए आपको अपने विषय में? गजब की बात कहता है। सभी ज्ञान की तरह मनोवैज्ञानिक ज्ञान भी मानव कल्याण के लिए बहुत योगदान देना चाहता है। यार दुनिया के जितने भी ज्ञानात्मक अवधारणाएं हैं ना, वो मानव कल्याण के लिए कार्य करती हैं। हाँ, वही डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन कैसे आएगा? हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। जैसे ही चैप्टर, पहला चैप्टर फिनिश होगा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 50 क्वेश्चन मिलेंगे हर चैप्टर से। फिर उसके बाद आने दो कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। जो थ्योरी वाली क्लास, जो यूनिट वाली क्लास जो चल रही थी पहले, वो कंटिन्यू रहेगी।
लेकिन बीच में वीक में 3 से 4 दिन एनसीईआरटी पढ़ेंगे और बाकी हम लोग वापस 2 से 3 दिन हमारा बाकी जो कंसेप्ट हम जैसे पहले पढ़ रहे थे वो सब पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, डोंट वरी, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन मैं बना के दूंगा। यदि संसार दुखों का सागर है, दुखागार है, तो यह अधिकतर मनुष्यों के ही कारण है। अच्छा, वास्तव में अगर जीवन में, हमारे जीवन में अगर कोई दुख है तो उसका कारण कोई ना कोई मानव है, कोई ना कोई मनुष्य है, या तो उसने आपको हर्ट किया है ना। ठीक है, चलिए, संभवतः आप यह पूछना चाहेंगे कि 11 सितंबर अथवा इराक में युद्ध की घटना क्यों हुई। होते हैं जिज्ञासु प्रश्न, होते हैं ये, क्यों हुई, है ना। दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर अथवा पूर्वोत्तर में निर्देश लोगों को बम और गोलियों का सामना क्यों करना पड़ता है। आपको पता ना, उसी टाइम पर जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ था, दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, मुंबई की ताज होटल में बम ब्लास्ट हुआ था, और मोहम्मद बिन कसाब इनका सबसे फ्रंट चेहरा था, जो कि एक 14 से 15 साल का लड़का मात्र था, एक किशोर मात्र था। आप सोचिएगा। तो मनोवैज्ञानिक ये पूछते हैं कि युवा मन में कैसे अनुभव होते हैं, है ना। आजकल के यूथ के मन में कैसे अनुभव, कैसी फीलिंग्स आती हैं, जो बदला लेने वाले आतंकवादियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, कि वास्तव में आज का कैसा अनुभव कर रहे हैं आप, कि वो कसाब जो है वो बदला लेने वाले आतंकवादी के रूप में अपने आप को परिभाषित करने लगा था, एक सिर्फ 14 साल का युवा किशोर बालक। नहीं हुई थी मॉर्निंग वाईटी क्लास। चलिए, टेस्ट पास कितने बच्चे हैं, लगभग 5 से 6 हजार हैं, टेंशन मत करो। परंतु मानव स्वभाव का एक दूसरा रूप भी है। क्या रूप है। आपने संभवतः मेजर एचपीएस अहलूवालिया का नाम तो सुना ही होगा ना, जिन्हें पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय एक चोट के कारण कमर के नीचे लकवा मार गया था और वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। यार क्या गजब की बात कही है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की बात को लेकर मुझे एक किस्सा याद आता है। कौन सा किस्सा याद आता है मित्र। अरे अरुणिमा सिन्हा का। अरुणिमा सिन्हा, जो एक छोटी सी बालिका, एक ट्रेन एक्सीडेंट में उसे किसी ने ट्रेन के गेट से धक्का दे दिया, उसका पैर कट गया, एक पैर पूरी तरह कट गया, दूसरा पैर उसने जो फुट वो नकली लगवाया। उसके बावजूद उसके दिल और जहन में एक ही जज्बा था कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है, और उसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। गजब की बात तो यह है कि जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रही थी, वो गजब की पर्वतारोही थी, जब चढ़ाई कर रही थी तो शेरपा उनके साथ थे। आपको पता होगा प्लास्टिक का जो पैर लगा हुआ था उनके, जैसे जैसे वो आगे ऊपर चढ़ाई करने लगी और वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वायुमंडल से ऊपर हम बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। 8,848 मीटर की उस ऊंचाई पर चढ़ते समय उस लड़की के पैर से ब्लड बहने लगा, लेकिन उसने जज्बा नहीं खोया, अपना आत्मविश्वास नहीं खोया, और धीमी गति के कारण ऑक्सीजन भी खत्म हो गई। आप गजब की बात करेंगे, उसके बावजूद वो लड़की, जिसका अभी भी विवाह नहीं हुआ है, आपका तो विवाह भी हो चुका है, आप सोचिएगा उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता। जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो शेरपा उनके गुरु ने, अरुणिमा सिन्हा के गुरु ने कहा कि बेटा वापस लौट चलो, आपका पैर आपका साथ नहीं दे रहा है। तो पता है उसने क्या बोला, गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, ये पैर मेरे कंट्रोल में है, इसको मैं जैसे चलाऊंगी ये वैसे चलेगा। फिर जब वो चढ़ रही थी तो एक फ्रांसीसी पर्वतारोही जो अंतिम सांसें गिन रहा था और उसके पास ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर थे, उसने कहा, कहते हैं ना कि जब किसी काम को शिद्दत से किया जाए, दिलो जान से किया जाए, तो पूरी कायनात तो उससे मिलवाने में आपको लग जाती। वही हुआ। उस फ्रांसीसी पर्वतारोही ने उस अरुणिमा सिन्हा को कहा, बेटा मेरे पास 2 सिलेंडर है, एक आप ले लो। आप सोचो, वहां जाकर उसे
भगवान ने क्या गिफ्ट दे। और फिर बेटा मेरे पास दो है और मैं अंतिम सांसें गिन रहा हूं, मुझे क्या काम है, एक आप ले लीजिए। आप सोचिए वहां जाकर भी उसको वो ऑक्सीजन का सिलेंडर मिले। इसीलिए तो कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता। आप सोचिए जब उसको वहां सिलेंडर मिला और उसने चढ़ाई पूरी की और भारतीय तिरंगा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फहराया, अरुणिमा सिन्हा जिसका विवाह तक नहीं हुआ है। तो सोच यहां से बनती है, आप लोग भी वही कर सकते हो जो अरुणिमा सिन्हा ने किया। क्योंकि कुछ लोग नेगेटिव थॉट मस्तिष्क में पहले आता है, जब नेगेटिव थॉट पहले आता है तो असफलता ही हाथ लगती है। लेकिन जिसके पॉजिटिव थॉट पहले आता है वो पॉजिटिव बन जाता है और फिर रिजल्ट भी पॉजिटिव बन जाता है। आप सोचिएगा उसके बावजूद जिस लड़की के पैर नहीं है, आपके पास तो दोनों पैर भी हैं, दोनों आंखें भी हैं, दोनों हाथ भी हैं, और फिर कहते हैं सर इस बार टीचर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अरे जब तुमको तुम्हारे ऊपर ही विश्वास नहीं है तो कैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे। बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, देन यू कैन विल विन द रेस। ओके, तो डजेंट मैटर, बनना तो पीजीटी है ना यार, बनना तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही है ना, कहां बड़ी बात है, नथिंग, कुछ नहीं। चलिए तो बात समझ में आ गई, ये वही माउंट एवरेस्ट की कहानी थी। उन्हीं में से एक व्यक्ति थे अहलूवालिया, जो पाकिस्तान के दौरान, युद्ध के दौरान जब उन्हें चोट लग गई, आप सोचिएगा चोट के कारण कमर के नीचे लकवा मार गया, उसके बावजूद वो बंदा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। ऐसा ही एक एग्जाम्पल अहलूवालिया है। और आप ताज्जुब करेंगे, अरुणिमा सिन्हा तो वो लड़की है जो विश्व के 7 महाद्वीपों के सबसे उच्च शिखर पर चढ़ने वाली एकमात्र लड़की। आप सोचिएगा माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह किया है बंदी, ठीक है ना, समझ में आ गई। चलिए उसके बाद आगे की कहानी पढ़ते हैं, देखिएगा। फिर कहानी शुरू होती है, उनमें इतनी ऊंचाई पर चढ़ने का भाव कहां से जागृत हुआ, कहां से वो अहलूवालिया के अंदर वो भाव विकसित हुआ कि वो इतनी ऊंचाई पर चढ़े, जबकि लकवा मार गया था कमर से नीचे के पार्ट में। मानव स्वभाव के विषय में ऐसे ही प्रश्न नहीं होते जिन्हें मनोविज्ञान एक मानव विज्ञान के रूप में देखता है, ठीक है ना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक मनोविज्ञान, है ना, मॉडर्न साइकोलॉजी अस्पष्ट सूक्ष्मतर गोचरों जैसे चेतना, शोरगुल के मध्य अवधान पर ध्यान केंद्रित करने अथवा अपने पारंपरिक विरोधी से फुटबॉल के खेल में विजयी होने पर उस टीम के समर्थकों द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान को जलाने का प्रयास आदि बातों का भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वह ऐसे सभी जटिल प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो हर प्रकार के जटिल प्रश्न का उत्तर देगा, हमारा मनोविज्ञान नेवर, नहीं। परंतु इसने हमारी समझ को बढ़ाया है और इन गोचरों का, अब यहां पर गोचर, गोचर का मतलब ये अवधारणाएं जिनमें चेतना है, अवधान है, ध्यान है, उन सभी को यहां शामिल किया गया है। तो इन गोचरों का अर्थ हम समझने लगे हैं। इस विद्या शाखा की सबसे अधिक आकर्षित करने वाली बात यह है कि अन्य विज्ञानों के विपरीत मनोविज्ञान में आंतरिक और स्वयं मनुष्यों द्वारा अपने प्रेक्षण में समाहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका बेटा, आंतरिक एवं स्वयं मनुष्यों द्वारा अपने प्रेक्षण यानी स्व अवलोकन, इसे कहते हैं सेल्फ इवेल्युएशन। यूजीसी नेट में सारे चैप्टर शामिल होते हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर यूजीसी नेट में शामिल है, इसीलिए बी नोटेड योर माइंड। पूरी एनसीईआरटी दोनों यूजीसी नेट में शामिल है, इसलिए यूजीसी नेट वाले बच्चों को एक क्लास ध्यान से
ध्यान से और महाध्यान से देखनी है, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? चलिए आगे बात करते हैं। देखो बेटा, ओहो, क्या गड़बड़ हो? चलिए देखते हैं। नेक्स्ट देखो, मनोविज्ञान क्या है? फिर एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, मनोविज्ञान क्या है? ठीक है, मनोविज्ञान ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा को परिभाषित करना कठिन होता है। यह बात सत्य भी है। देखिए, ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा को परिभाषित करना कठिन होता है। अच्छा, एक बात सत्य है कि ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा मतलब किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में जिससे कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिल्कुल आपका कमेंट दिख रहा है बेटा, आप बिल्कुल टेंशन मत करो, इतने चिंतित मत होइए, आप तो अच्छे से पढ़ते रहो, बस सब कुछ ठीक है। देखो, प्रथम व्यक्ति, प्रथम क्योंकि यह सर्वदा विकसित होता रहता है। कौन? ज्ञान। बात नॉलेज की है, आपका नॉलेज जो है ना वो सर्वदा विकसित होता रहता है बेटा, है ना? क्या होता रहता है? डेवलप होता रहता है। तो यहां पर कहा गया है द्वितीय, दूसरा कहता है क्योंकि गोचरों, गोचर मतलब ध्यान, अवधान, स्मृति आदि की बात कर रहा है, का जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं लाया जा सकता है। क्या हो रहा है? आप समझ में आ, हाँ आप दिक्कत नहीं करेगा। यह बात मनोविज्ञान के विषय में और अधिक सही है। भाई क्या कहा है? क्योंकि गोचरों का जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है ना? बहुत पहले आप जैसे विद्यार्थी को बताया गया होगा कि मनोविज्ञान, क्या है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो साइकोलॉजी वर्ड है ना, हमारा जो अंग्रेजी का साइकोलॉजी वर्ड है वो बेटा साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है।
ये बार बार ऐसे क्यों कर रहा है, ब्लिंक क्यों हो रहा है, उसको देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, अर्थात आत्मा लोगस, आत्मा प्लस लोगस अर्थात विज्ञान अथवा विज्ञान अथवा एक विषय के अध्ययन से बना है। अतः मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन, एक सेकंड रुको। देखिए, अतः मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का अध्ययन था, परंतु तब से इसका केंद्रीय बिंदु चलो कोई बात नहीं, अभी अपन ऐसे देखते हैं इसको। देखिए, तो साइकी प्लस लोगस का मीनिंग हम लोगों ने समझा। एक दो दिन लगेंगे बस मुझे भी थोड़ा सा हैबिचुअल होने में, इस अंदाज में पढ़ाने में, बिकॉज ऑफ ये एंड्रॉयड है ना, इसीलिए। तो हम लोग साइकी प्लस लोगस की बात कर रहे हैं। ये ब्लिंक क्यों कर रहा है, प्रॉब्लम ये है मेजर। साइकी प्लस लोगोस, क्या नहीं आ रहा, दिक्कत कर रहा है। साउंड इज नॉट कमिंग, साउंड तो आ रहा है बेटा। अतः मनोविज्ञान आत्मा आत्मा अथवा मन का अध्ययन था, परंतु तब से इसका केंद्रीय बिंदु बहुत अधिक बदल चुका है। ये गड़बड़ कर रहा है ज्यादा ही। तो उपचार करें क्या कुछ हैं? मैं सोच रहा था ये तरीका फुल बुक पढ़ाने का बेस्ट होगा, बट इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। कोई ना कोई उपचार करते हैं इसका, आप चिंता नहीं करो। ज्ञान हमेशा
कैसा होता है बेटा? ज्ञान सर्वदा विकसित होता रहता है। ज्ञान कैसा होता रहता है बेटा? सर्वदा विकसित होता रहता है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए ठीक है। उसके साथ साथ द्वितीय, क्योंकि गोचरों का जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं लाया जा सकता। भाई सीधी सी बात है, ध्यान का अपना रोल है, स्मृति का अपना रोल है, ठीक है ना, निर्णय का अपना रोल है, संज्ञानात्मक प्रवृत्तियों का अपना रोल है, तो उन्हें सिर्फ एक के अंदर हम शामिल नहीं कर सकते। ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलिए यह बात मनोविज्ञान के विषय में और अधिक सही है। बहुत पहले आप जैसे विद्यार्थी को बताया गया होगा कि मनोविज्ञान जो है हमारा, ठीक है ना, साइकोलॉजी जो है, शब्द दो ग्रीक शब्दों साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है ना, आत्मा और लोगस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विज्ञान अथवा एक विषय के अध्ययन से बना हुआ है। अतः मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का अध्ययन था, परंतु तब से इसका केंद्रीय बिंदु बहुत अधिक बदल चुका है। पहले था यह आत्मा का अध्ययन, और आपको पता है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा, 16वीं सदी, 16वीं सदी में मनोविज्ञान किसका था? अरे आत्मा का अध्ययन करता है, आत्मा का विज्ञान था 16वीं सदी में। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इसी प्रकार आगे पढ़ते हैं। तथा यह अपने को एक वैज्ञानिक विद्या शाखा के रूप में स्थापित कर चुका है। कौन कर चुका है? साइकोलॉजी, ज्ञान, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो मानव अनुभव एवं व्यवहार में निहित प्रक्रियाओं, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिनको सर्किल कर रहा हूं समझ जाओ, कि विवेचना करता है। आज मनोविज्ञान किसकी बात करता है? वर्तमान, यानी आज मनोविज्ञान किसकी बात करता है बेटा? आप मानव अनुभव, मानव अनुभव एवं एवं व्यवहार की बात करता है। किसकी बात करता है बेटा? व्यवहार की बात करता है, याद रखिएगा। तो व्यवहार में निहित प्रक्रियाओं की बात करता है। निहित प्रक्रिया की बात करता है। समझ में आ गई बात? इसमें जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उनका कार्यक्षेत्र कई स्तरों तक फैला है। ठीक है ना, जिन तथ्यों का, जैसे व्यक्तिक, विजन, दो व्यक्ति, समूह, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, समूह, और संगठनात्मक, इस प्रकार से इसका कार्यक्षेत्र फैला हुआ है। इनमें से कुछ, इनमें से कुछ की बात करें, इनमें से कुछ का वर्णन, देखिएगा, इनमें से कुछ का वर्णन हमने पहले किया है। इनके जैविक तथा सामाजिक आधार भी होते हैं। इनके यानी मनोवैज्ञानिक जितनी भी अवधारणाएं हैं उनके जैविक यानी आनुवंशिक परंपरा और सामाजिक यानी समाज से प्राप्त परंपरा भी आधार होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए स्वभावतः इनके अध्ययन की विधियां अलग अलग होती हैं। किसकी बेटा? व्यक्तिक की अलग होगी, विजन की अलग होगी, सामाजिक की अलग होगी। ठीक है ना, क्लियर है? इन सब बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं बेटा। क्योंकि वे उस तथ्य पर निर्भर करती हैं जिसका अध्ययन करना है, जिसका अध्ययन करना है। किसी भी विद्या शाखा की परिभाषा इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन बातों का तथा कैसे उनका अध्ययन करती है। कोई भी, अरे किसी भी विषय वस्तु की बात करें तो वो इस बात पर जरूर निर्भर करेगी कि वह किन बातों का तथा कैसे उनका अध्ययन करता है। यार एक बात बताओ, मान लो आज साइकोलॉजी की बात कर लो, आज सामाजिक विज्ञान की बात कर लो, आज साइंस की बात कर लो, वो किसका अध्ययन करती है और कैसे करती है? ये दो बातें तो हर विषय वस्तु की मूल अवधारणाएं कहलाती हैं। ठीक है। वास्तव में
वह कैसे अथवा किन विधियों का उपयोग करती है। कोई भी विद्याशाखा इसी बात को ध्यान में रखते हुए औपचारिक रूप से मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं का, किस रूप में बेटा, औपचारिक रूप से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, औपचारिक रूप से मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं का, अनुभवों का एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का, इसको पूरा अंडरलाइन कर लो। क्या कहा? औपचारिक रूप से मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं का प्लस अनुभवों का प्लस विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। कुल मिलाकर मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान मानव प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाला एक विषय है, वही मनोविज्ञान। कहानी खत्म, इसकी परिभाषा खत्म हो गई हमारी। चलो, ऐसा करने के लिए मनोविज्ञान जैविक तथा सामाजिक विज्ञानों की विधियों का उपयोग व्यवस्थित ढंग से प्रदत्त प्राप्त करने के लिए करता है। मनोविज्ञान क्या करता है अपनी ऐसी परिभाषा को प्राप्त करने के लिए? बेटा, जैविक उद्दीपकों से सूचनाएं प्राप्त करता है और सामाजिक विज्ञानों की विधियों का भी उपयोग करता है व्यवस्थित रूप से, ठीक है ना, तब जाकर उसे ये अर्थ प्रदान किया जाता है। यह प्रदत्तों अर्थवत्ता बताता है ना, प्रदत्तों का क्या, यानी जो भी दी गई सूचनाएं होती हैं उनका अर्थ सहित विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, जिससे वे ज्ञान के रूप में संगठित किए जा सकें। आइए परिभाषा में प्रयुक्त तीनों पदों की बात कर लेते हैं। मानसिक प्रक्रिया, अनुभव और व्यवहार को समझ लिया जाए, ठीक है ना। चलो समझते हैं अब हम। देखो भाई, ध्यान से समझना है एक एक चीज को। जब हम कहते हैं कि अनुभव अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है, कैसा होता है? आंतरिक होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, आपको पेन हो रहा है, आपको ग्लानि हो रही है, आपको ईर्ष्या हो रही है, आपके अंदर आलोचना का भाव उत्पन्न हो रहा है, आप किसी की मन ही मन निंदा कर रहे हैं, तो उसका अनुभव आप ही करोगे ना। मैं कैसे कर पाऊंगा कि आपके अंदर चल क्या रहा है? क्योंकि मन तो अंतर्मुखी है, सबका अपना अपना है, सबका निजी है। तो आपके मन में क्या है वो मुझे नहीं पता। आप अभी क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपको गर्मी का एहसास हो रहा है या ठंड का एहसास हो रहा है, ये आप ही को पता है। पड़ोसन को कहां से पता लगेगा? उसको पता ही नहीं लग सकता। कब तक? जब तक आप बताएंगे नहीं। तो अनुभव तो एक आंतरिक अवस्था है, एक इंटरनल सिचुएशन है, दैट्स क्लियर। चलिए, तो वही बात यहां पर कहा गया। तो हमारा आशय चेतना अथवा मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेसेस से होता है। क्या कहा बेटा? सिंपल, हमारा आशय चेतना अथवा मानसिक प्रक्रियाओं से होता है जब हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं, चिंतन करते हैं। बात समझ में? देखो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं ना, तो ये चिंतन ही तो मानसिक प्रक्रिया है। अथवा समस्या का समाधान करते हैं तो हम मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। यार जिंदगी में जब भी कभी हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहें, या फिर हमारे मस्तिष्क में जो थॉट प्रोसेसिंग होती है वो वास्तव में मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया ही तो है।
बात सत्य है। मस्तिष्क की क्रियाओं के स्तर पर ये मानसिक प्रक्रियाएं परिलक्षित होती हैं। मस्तिष्क की क्रियाओं पर, किसकी क्रियाओं पर बेटा? मस्तिष्क की क्रियाओं पर ये मानसिक प्रक्रियाएं परिलक्षित होती हैं। याद रखना, आपका मस्तिष्क जो भी विचार करता है, चिंतन करता है, कल्पना करता है, सोचता है, वो सब आपका मस्तिष्क की क्रियाएं हैं, जिनका संबंध हमेशा मानसिक प्रक्रियाओं से होता है। जब हम किसी गणितीय समस्या का समाधान करते हैं, जब हम कोई गणित की समस्या का समाधान करते हैं, तो हमें दिखता है कि मस्तिष्क किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है। हम मानसिक क्रियाओं एवं मस्तिष्क की क्रियाओं को एक नहीं मान सकते। उस समय जब आप गणितीय समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, गणित के किसी सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये तो पढ़ा दिए थे, आज इसको दोबारा रिपीट कर दिया है हमने, सिर्फ रिपीट किया है, ठीक है ना? क्योंकि आज से इसको वापस रिपीट इसलिए किया क्योंकि उस दिन कुछ बच्चे कह रहे थे, तो आज पूरी की पूरी बुक ही छाप दी यहां पर एज इट इज। ठीक है, समझ लो ध्यान से। यद्यपि वे एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। कौन? मानसिक प्रक्रिया और मस्तिष्क की क्रिया। ठीक है, एक दूसरे पर, हाँ, मानसिक क्रियाएं एवं कोशिकीय क्रियाएं एक दूसरे से आच्छादित लगती हैं, परंतु वे समरूप नहीं होती। ऐसा लगता है कि मानसिक क्रियाएं एवं कोशिकीय क्रियाएं एक दूसरे से ढकी हुई हैं, एक दूसरे से छिपी हुई हैं, लेकिन वो समरूप नहीं होती, समान उनका रूप नहीं होता, अलग अलग होता है। मस्तिष्क से भिन्न मन की कोई भौतिक संरचना अथवा अवस्थिति नहीं होती, है ना? मस्तिष्क से मन अलग कभी नहीं होता। दैट्स वेरी रॉन्ग। मस ये क्या कह रहा है कि बेटा मस्तिष्क से भिन्न मन की कोई भौतिक संरचना अथवा अवस्थिति नहीं होती। मन का आविर्भाव एवं विकास होता है, मन का विकास होता है और आविर्भाव होता है। ठीक, ऐसा तब होता है जब इस संसार में हमारी अंतः क्रियाएं एवं अनुभव एक व्यवस्था के रूप में, ऐसा तब होता है जब इस संसार में हमारी अंतः क्रियाएं एवं अनुभव, हमारी अंतः क्रियाएं एवं अनुभव एक व्यवस्था के रूप में गतिमान होकर संगठित होते हैं। ऐसा तब होता है, ऐसा तब होता है जब हम संसार में हमारी अंतः क्रियाएं क्या होती है? हमारी अंतः क्रियाएं यानी हमारा पारस्परिक इंटरेक्शन, एक दूसरे से वार्तालाप करने का ढंग, हमारे तौर तरीके। ठीक है, देखो, जो विविध प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं के घटित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मस्तिष्क की क्रियाएं इस बात का संकेत देती हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है, हमारा मन कैसे कार्य करता है। ठीक है ना? परंतु हमारे अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं की चेतना कोशिकीय अथवा मस्तिष्कीय क्रियाओं से बहुत अधिक होती है। अब समझो ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। देखो, हमारे अपने अनुभव और मानसिक प्रक्रियाओं की चेतना, हमारे अनुभव और मानसिक प्रक्रियाओं की जो चेतना है वो कोशिकीय और मस्तिष्कीय क्रियाओं से बहुत अधिक होती है। मतलब हमारी जो मांसपेशीय कोशिकाएं जो कार्य करती है ना, हमारी सेल्स बॉडी जो कार्य करती हैं, उसकी तुलना में हमारी चेतना, हमारा अनुभव और मानसिक प्रक्रियाओं की चेतना कोशिकीय और मस्तिष्कीय क्रियाओं से कुछ ज्यादा होती है। समझ जाना, जब हम सोते हैं तब भी हमारी मानसिक क्रियाएं चलती रहती है। यार, सोते समय भी हमारी मानसिक क्रियाएं चलती रहती हैं। हम स्वप्न देखते हैं और देखिए, हम स्वप्न देखते हैं और सूचनाएं भी ग्रहण करते हैं। स्वप्न देखते समय हम कई सारी सूचनाएं ग्रहण करते हैं। आपको पता ही है, हम चेतन अवस्था में, जागृत अवस्था में, दिन के समय जो भी क्रियाएं करते हैं, उनके हम सूचनाएं, उनसे संबंधित सूचनाएं रात को सपनों में भी ग्रहण करते रहते हैं।
और कुछ लोग तो सुबह उठकर सपने की पूरी हाले बयां एज इट इज बयां कर देते हैं, है ना। जैसे दरवाजे का खटखटाया जाना, हम सोते समय भी जान जाते हैं कि दरवाजा खटखटाया किसी ने, ठीक है ना। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम सोते समय सीखते और स्मरण भी करते हैं। कुछ तो मनोवैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि हम सोते समय सीखते भी हैं और स्मरण भी करते हैं। गजब की बात है। कुछ साइकोलॉजिस्ट का तो ये भी मानना है ना। मनोवैज्ञानिक स्मरण करने, सीखने, जानने और प्रत्यक्षण करने एवं अनुभूतियों में रुचि लेते हैं। कौन लेते हैं? मनोविज्ञानी, क्योंकि मनोविज्ञान का विषय यही है। क्या है? सीखना और सिखाना, नंबर एक बात। सीख जानना, प्रत्यक्षण करना, ठीक है, अनुभूतियों में रुचि लेना, ये मनोवैज्ञानिकों के रुचिकर विषय हैं ये। वे इन प्रक्रियाओं का अध्ययन यह जानने के लिए भी करते हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है, मन कैसे कार्य करता है, ठीक है, तथा हमारी सहायता करने के लिए करते हैं, जिससे हम अपनी मानसिक क्षमताओं के उपयोग और उसके अनुप्रयोग में सुधार कर सके। मनोवैज्ञानिक लोगों के अनुभवों, एक्सपीरियंसेस का भी अध्ययन करते हैं। अभी मानसिक प्रक्रियाओं का पढ़ा, अब अनुभवों का पढ़ लेते हैं। मनोवैज्ञानिक लोगों के अनुभवों का भी अध्ययन करते हैं। अनुभव स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। स्वभाव से कैसे होते हैं बेटा? आत्मपरक। क्योंकि आंतरिक होते हैं तो आत्मपरक ही होंगे भाई, सीधी सी बात है। हम प्रत्यक्ष से न तो दूसरों के अनुभवों का प्रेक्षण कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दूसरों के, आपके अंदर आपको क्या फील हो रहा है, आपके अंदर क्या थॉट प्रोसेसिंग चल रही है, उसका मुझे पता नहीं है। तो न तो दूसरों के अनुभव का प्रेक्षण कर सकते हैं और न ही उसके विषय में जान सकते हैं, ना ही उसके विषय में जान सकते हैं। अनुभव करने वाला व्यक्ति ही अपने अनुभवों को जान सकता है। जो अनुभव कर रहा है ना, सिर्फ वही अपने अनुभवों को जानता है। सच बात तो यही है। अथवा उसके प्रति सचेतन हो सकता है ना। अथवा अपने अनुभव के प्रति सचेत भी व्यक्ति स्वयं ही हो सकता है। इसीलिए अनुभव हमारी चेतना में रचा बसा रहता है। अनुभव तो हमारी जिंदगी में रचा बसा पड़ा है, हमारी चेतना में रचा बसा पड़ा है। आप किसी चीज को देखते देखते कुछ फील भी कर रहे, होता है ना। कई बार जब दूसरे की शादी हो रही होती है तो हम अपनी शादी को फील करने लग जाते हैं, है ना। जब दूसरे की बर्बादी हो रही होती है तो हम अपनी बर्बादी फील करने लग जाते हैं कि ऐसा कहीं मेरे साथ ना हो जाए। राइट, वही चीज है। मनोवैज्ञानिकों ने लोगों की उस पीड़ा पर ध्यान दिया है जो अंतिम सांसें गिन रहे रोगियों में दिखाई देती है। यह सच बात है, उन लोगों की पीड़ा पर ध्यान दिया। अब चलो गौतम बुद्ध को ही देख लीजिएगा। जब वो छोटे से थे, छोटे बालक थे, तो जब उन्होंने किसी को मृत्यु शैया पर चार कंधों पर जाते हुए देखा तो उन्होंने वैसा अनुभव करना शुरू कर दिया कि यार जीवन का अंतिम सत्य यही है, प्रत्येक व्यक्ति को इस रास्ते से जाना है, चार कंधों पर जाना है। तो दूसरों की मृत्यु शैया को देखकर अपनी मृत्यु शैया की छवि अनुभव करना कि एक दिन मेरे साथ भी यही होना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस मानव जीवन को दूसरों की सेवा में लगा दिया, परहित में लगा दिया, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में लगा दिया। यही कारण था। ठीक है, चलो उसके अलावा देखो तो, अथवा उस मनोवैज्ञानिक पीड़ा पर जो शोकार्त होने पर होती है, या कोई जो व्यक्ति दुखी हो जाता है ना, तब उसकी पीड़ा जब फील होती है ना उसको, तब ऐसी स्थिति में होता है। अच्छा, साथ ही साथ धनात्मक अनुभूतियों का भी जो हम रोमांस करते समय अनुभव करते हैं, है ना, और जो पॉजिटिव फीलिंग्स है, पॉजिटिव इमोशंस है, जो हम खुशी के समय अनुभव करते हैं, जब माहौल खुशी का हो तो हम भी खुश महसूस करते हैं, अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं। जैसे एक पिता जब अपने पुत्र को, जब अपनी पुत्री को आगे बढ़ता हुआ देखता है, जब उसके जीवन में संयम और संतुलन बनते हुए देखता है, जब उसकी प्रगति देखता है, एक पिता को कितनी खुशी महसूस होती।
तो वही चीज यहां पर है। साथ ही धनात्मक अनुभूतियों का जो भी हम रोमांस करते समय अनुभव करते हैं, कुछ गूढ़ अनुभव भी होते हैं, कुछ ऐसे गूढ़ गूढ़ मतलब छिपे हुए रहस्यात्मक अनुभव भी होते हैं जिन पर मनोवैज्ञानिक ध्यान देते हैं। जैसे जब कोई योगी ध्यानावस्थित होता है, कि जब कोई योगी होता है ना, जब वो ध्यान में डूबा होता है ना, ध्यान में डूबा होता है। 1 सेकेंड। चलिए देखिएगा, तो वह चेतना के एक भिन्न धरातल पर पहुंचता है, चेतना के भिन्न धरातल पर पहुंच जाता है, बस उसके आगे उसे कुछ आगे पीछे दिखाई नहीं देता। जब ध्यान में अवस्थित होता है एक योगी, है ना, तो बस उसकी चेतना सिर्फ उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर, उस उद्दीपक के प्रति संलग्न हो जाती है। ठीक है ना। तथा एक नवीन अनुभव को उत्पन्न करता है। अथवा जब कोई नशेड़ी, जब कोई ड्रंकर किसी नशीली दवा का सेवन हवा में उड़ने के लिए करता है, हवा में उड़ने के लिए करता है ना नशीली दवा का सेवन, यद्यपि ऐसी दवाइयां हानिकारक होती हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बस एक बार एक घूंट लेते ही जिंदगी के बारे न्यारे हो जाएंगे, हवा में उड़ने लगोगे। मतलब वास्तव में हवा में नहीं उड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है। यद्यपि ऐसी दवाइयां हानिकारक होती हैं, अनुभव अनुभवकर्ता की आंतरिक और बाह्य दशाओं से प्रभावित होते हैं। यानी अगर एक प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या अनुभव व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दशाओं से प्रभावित होता है, 100% होते हैं, 100% होते हैं। यदि गर्मी में किसी दिन आप भीड़ वाली बस में यात्रा करते हैं, तो आपको वैसी असुविधा की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि आप अपने मित्रों के साथ पिकनिक के लिए जा रहे हैं। जब दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो ना तो गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी, जिंदगी के बारे न्यारे रहते, फिर तो हवाओं में ही सैर करोगे। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार इस प्रकार अनुभव के स्वरूप को आंतरिक और बाह्य दशाओं के जटिल परिदृश्य का विश्लेषण करके समझा जा सकता है। इस प्रकार हम अनुभव को बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की दशाओं के साथ अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। अब पढ़ते हैं बिहेवियर। मानसिक प्रक्रियाएं पढ़ ली, अनुभव पढ़ लिया, और तीसरा कंपोनेंट था हमारा बिहेवियर। चलो बिहेवियर को भी देख लो। अब आपको तो पता ही है, खूब जानते हो पहले से ही। बिहेवियर, व्यवहार। बिहेवियर्स हमारी क्रियाओं जिसमें जिसमें हम संलग्न होते हैं, जिस कार्य में हम डूबे हैं ना, वही तो हमारा व्यवहार है। चाहे वो उठना हो, बैठना हो, चलना हो, फिरना हो, खाना हो, घूमना हो, खेलना हो, जिसमें डूबे हैं, दैट इज आवर बिहेवियर, वही हमारा व्यवहार है ना। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था, बिहेवियर शब्द देखिएगा, शब्द का प्रयोग किसने किया है बेटा? स्किनर ने किया। किसने किया है? स्किनर ने किया है। अच्छा सॉरी, शब्द की बात कर रहे हैं ना अपन तो। बिहेवियर शब्द मैकडूगल।
किसने किया? मैकडूगल ने। और बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और बिहेवियर, व्यवहारवाद के जनक कौन है? दूसरा प्रश्न अगर पूछा जाता है यहां पर कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? ठीक है भाई, वॉटसन है। कौन है? वॉटसन है। ठीक है, देखो अब यहां पर, तो व्यवहार हमारी क्रियाओं जिसमें हम संलग्न होते हैं कि अनुक्रियाएं अथवा प्रतिक्रियाएं होते हैं, है ना, जिसमें हम डूबे हैं, उसकी अनुक्रिया और प्रतिक्रिया व्यवहार कहलाती है। कुल मिलाकर जब आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो वो व्यवहार है। जब आप किसी के प्रति अगेंस्ट में जाकर एंटी रिएक्ट कर रहे हो, वो भी व्यवहार है। ठीक है, जब कुछ आपकी तरफ आता है तो पलकें सामान्य प्रतिवर्त क्रिया में खुलती और बंद होती है। यार सत्य बात है, जब जैसे ही कोई चीज, कोई वस्तु, या मान लीजिए हवा का एक झोंका है, मिट्टी के कण हैं, जब हमारी आंखों के पास आते हैं ना, तो आंखें बंद होती है और खुलती हैं, बंद होती हैं और खुलती हैं। ये नेचुरल प्रोसेस होता है। आप परीक्षा देते समय ये अनुभव कर सकते हैं कि, क्या अनुभव कर सकते हैं? देखिएगा, देखिए, है नहीं है प्रोजेक्ट। चलिए देखिए, व्यवहार, व्यवहार की बात कर रहे थे अपन। तो जैसे हमने अभी बात की, आप परीक्षा देते समय अनुभव कर सकते हैं कि परीक्षा देते समय अनुभव कर सकते हैं कि आपका हृदय धड़कता है। और वास्तव में सच बात है, जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं तो क्या होता है, हार्ट बीट जो है ना वो ज्यादा हो जाती है। हाँ बिल्कुल, 100%। देखिएगा, आप सुनिश्चित करते हैं कि आप एक चलचित्र विशेष अपने मित्र के साथ देखेंगे। फिर आप क्या करते हैं कि यार एक मूवी जो है ना, हम लोग अपने मित्र के साथ देखेंगे। व्यवहार सामान्य अथवा जटिल, कम समय तक अथवा देर तक बना रहने वाला हो सकता है। क्या हो सकता है? बना रहने वाला हो सकता है। ठीक है, कुछ व्यवहार प्रकट होते हैं, बात सत्य है। कुछ व्यवहार प्रत्यक्ष होता है, और एक प्रेक्षक इन्हें बाह्य जगत में देख सकता है। जो प्रकट व्यवहार होता है उसको ऑब्जर्वर जो होता है, जो देखने वाला हो सकता है, वो उसे आराम से देख सकता है अथवा अनुभव कर सकता है। अच्छा, व्यवहार को अनुभव भी किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
भाई सिंपल सी कहानी है। एक बच्चा अगर एक खिलौने की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है, बार बार आगे बढ़ा रहा है, तो आप अनुभव कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कि इस बच्चे को ये खिलौना पसंद है। दैट्स वेरी इजी। तो किया जा सकता है, नो डाउट, है ना। कुछ आंतरिक या अप्रकट होते हैं, है ना, कुछ आंतरिक होते हैं, अप्रकट होते हैं, ठीक है ना। शतरंज का खेल खेलते समय जब आप कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं, शतरंज का खेल खेलते समय जब आप कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं, तो आपको अपने हाथ की मांसपेशियां फड़कने जैसी लगती होंगी। गजब की बात कही है यार। शतरंज का खेल खेलते समय हम जब किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, जब किसी चाल में फंस जाते हैं, तो हाथ फड़कने लगते हैं, ऐसा महसूस होता होगा। एक खास चाल चल सके जिससे कि समस्त व्यवहार प्रकट एवं अप्रकट वातावरण के कुछ उद्दीपकों अथवा आंतरिक धरातल पर होने वाले परिवर्तनों द्वारा त्वरित रूप से संचालित होने से संबद्ध होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, इस दुनिया में व्यवहार दो ही तरीके के, प्रकट या अप्रकट हो सकते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात, वातावरण में जो भी उद्दीपक होते हैं उनके प्रति आंतरिक धरातल पर होने वाले जितने परिवर्तन हैं, वो इसमें आप देख सकते हैं त्वरित होते हैं। ठीक है, चलो ये भी इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। आप एक बाघ देखते हैं, एक लॉयन देखते हैं और दौड़ते हैं। लॉयन देखते ही दौड़ना क्या है? बिहेवियर है। दौड़ने की क्रिया करना व्यवहार है। ठीक है ना। चलिए आज वापस रिपीट कर दिया है। अथवा सोचते हैं कि बाघ है और भाग जाना चाहिए, है ना। या तो सोचना होगा, फीलिंग हो गई, अनुभव हो गया, विचार हो गया, मानसिक प्रक्रिया हो गई, या फिर वहां से भाग जाएंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक व्यवहार के उद्दीपक एस स्टिमुलस और अनुक्रिया रिस्पॉन्स के मध्य साहचर्य के रूप में अध्ययन करते हैं। बात सही है। जब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच साहचर्य संबंध स्थापित होता है, तभी व्यवहारवाद का जन्म होता है। बिल्कुल आया है। जी हां, बिल्कुल 100%। तो समझ लीजिएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये कि ये एग्जाम्पल उठ करके पीवाई क्यूज मतलब एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है ना। चलिए, तो दोनों ही आंतरिक और बाह्य हो सकते हैं, उद्दीपक और अनुक्रिया, बिल्कुल दोनों हो सकते हैं। तो क्या लगता है आपको यहां पर? ये हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले मानसिक प्रक्रिया को पढ़ा, मेंटल प्रोसेस को, फिर एक्सपीरियंसेस को, अनुभव को पढ़ा, और फिर हमने व्यवहार को पढ़ा। चलिए, व्यवहार के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने कही, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं मनोवैज्ञानिक विद्या शाखा के रूप में, है ना। क्या लगता है आपको मनोवैज्ञानिक विद्या शाखा के रूप में? आज थोड़ा सा बोर्ड ने जरूर अपन को पजल किया है, इसीलिए थोड़ी सी स्पीड कम है बार बार करने से। चलिए, एक विद्या शाखा के रूप में पढ़ लेते हैं मनोविज्ञान को। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, मनोविज्ञान व्यवहार, अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यही इसकी सबसे सुप्रीम परिभाषा है। ठीक है। यह समझने का प्रयास करता है कि मन कैसे कार्य करता है एवं विभिन्न मानसिक क्रियाएं विविध व्यवहारों के रूप में कैसे उत्पन्न होती हैं। जो जो मानसिक क्रियाएं हैं वो किस किस व्यवहार के रूप में, किस किस रूप में उत्पन्न होती हैं, इन सब की बात भी ये करता है। ठीक है। चलो, जब हम लोगों को अनाड़ी अथवा सामान्य रूप में देखते हैं, तो हमारे अपने विचार बिंदु अथवा जगत को समझने के हमारे अपने तरीके, अपने व्यवहार और अनुभवों की हमारी व्याख्या को प्रभावित करते हैं। बात सही है। आपने सामने वाले व्यक्ति को जिस रूप में आप देख पा रहे हैं ना, आपका व्यवहार उसी अनुकूल बन जाता है, आपकी मन की स्थिति वैसी ही बन जाती है, आपकी मानसिक प्रक्रियाएं वैसी ही बन जाती है। ये सत्य है। ठीक है। चलो, मनोवैज्ञानिक व्यवहार एवं अनुभव की व्याख्या से ऐसी अभिनीतियों को अनेक तरीकों से कम करने का प्रयास करते हैं। फिर क्या करते हैं हमारे मनोविज्ञानी? व्यवहार और अनुभव की व्याख्या से कि वास्तव में व्यवहार कैसा होना चाहिए, अनुभव कैसा होना चाहिए, से
ऐसी अभिनतियों को, इस प्रकार की अनुक्रियाओं को अनेक तरीकों से सही करने, उसे कम करने, उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक अपने विश्लेषण को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बनाकर ऐसा करते हैं। कुछ तो क्या करते हैं कि अपने विश्लेषण को साइंटिफिक बनाते हैं, कुछ वस्तुनिष्ठ बनाकर ऐसा करते हैं। ठीक है। अन्य लोग व्यवहार की व्याख्या उसके अनुभवकर्ता की दृष्टि से करते हैं। व्यवहार की व्याख्या किस तरीके से करते हैं? अनुभवकर्ता की दृष्टि से, क्योंकि वे मानते हैं कि व्यक्तिपरकता मानव अनुभव का महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्तिपरकता मतलब मेरे बारे में मेरा स्वयं का अनुभव मेरी व्यक्तिपरकता को डिफाइन करेगा। ठीक है ना, सिंपल सी कहानी है। भारतीय परंपरा में आत्म परावर्तन एवं सचेतन अनुभव का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक समझ का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। सीधी सी बात है यार, मुझे मेरे बारे में पता करना है तो सेल्फ एक्सपीरियंस, आत्म परावर्तन और सचेतन अनुभव का विश्लेषण करने की बात भारतीय परंपरा के मनोविज्ञानियों ने की है। कई पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? हाँ, देखो, कई पाश्चात्य मनोविज्ञानी भी आत्म परावर्तन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन एवं आत्मज्ञान की भूमिका को समझने मानव व्यवहार एवं अनुभव को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानने लगे। आज बात सही है। अगर आपको किसी के व्यवहार का परीक्षण करना है ना, किसी का मूल्यांकन आपको करना है, तो फिर क्या होना चाहिए? आत्म परावर्तन और आत्मज्ञान। मुझे खुद के बारे में ज्ञान ही नहीं है, मेरी क्रियाएं क्या हैं, मेरी प्रतिक्रियाएं कैसी हैं, मेरा देखने का अंदाज क्या है, मेरा बोलने का अंदाज क्या है, मेरा दूसरों से वार्तालाप करने का इंटरेक्शन कैसा है, अगर ये ही मुझे नहीं पता है तो मैं कैसे दूसरों के अनुभवों को समझने में यहां पर समझ पाऊंगा, दूसरों के व्यवहार को? असंभव। तो आत्म परावर्तन एवं आत्मज्ञान की भूमिका मानव के व्यवहार और उसके अनुभवों को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानने लगे हैं, और अब इन पर बल देने लगे हैं। व्यवहार मानसिक प्रक्रियाओं व्यवहार मानसिक प्रक्रियाओं और अनुभव के अध्ययन में मतांतर के बाद भी वे इनको व्यवस्थित और सत्यापन करने योग्य शैली में समझने और व्याख्या करने का प्रयास करते। कौन? आपके पाश्चात्य मनोविज्ञानी, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट जो है। आज आप देख लीजिएगा, इन सब को व्यवस्थित और सत्यापन करने की योग्य शैली में ही बात कर पा रहे हैं। किसको? कि वास्तव में भले ही मतों में अंतर है, भले ही उनकी थॉट प्रोसेसिंग में डिफरेंस है, उसके बावजूद भी वो एक मत है इस बात पर। ठीक है। मनोविज्ञान जो यद्यपि एक बहुत पुरानी ज्ञान विद्या शाखा है, फिर भी यह एक आधुनिक विज्ञान है, क्योंकि 1879 में, है ना, विलियम वुंट, कल हमने पूरा पढ़ लिया था इसको, 1879 में ही लिप्जिग जर्मनी में इसकी प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। आधुनिक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के लिप्जिग शहर में 1879 में एस्टेब्लिश हुई थी। तथापि फिर भी मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, यह अभी भी बहस का विषय, फिर भी बहस का विषय। जबकि यह सिद्ध हो गया कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का स्वरूप इसने धारण कर लिया है, उसके बावजूद भी आज भी यह डिबेट का विषय है, विशेष रूप से उन पर जो वर्तमान समय में उभरे हैं। मनोविज्ञान को सामान्यतया सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। कौन सी श्रेणी में बेटा? सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में। ठीक है। लेकिन आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अन्य देशों में ही नहीं, बल्कि भारत में भी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर यह विज्ञान संकाय के अंतर्गत एक पाठ्य विषय है। यार गजब की बात तो यह है कि भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी, या दूसरे पाश्चात्य कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज भी इसे विज्ञान के साथ ही जोड़ा गया है विषय को। मतलब विज्ञान की जो कोई साइंस सब्जेक्ट लेता है तो उसके साथ मनोविज्ञान पढ़ने को मिलता है। ठीक है ना। कल नहीं हुआ था बेटा। विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में स्नातक विज्ञान और स्नातकोत्तर विज्ञान की उपाधियां प्राप्त करने जाते हैं।
वास्तव में दो प्रसिद्ध उभर रही विद्या शाखाएं, तंत्रिका विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान। दो उभरती हुई तंत्रिका विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान बहुत कुछ मनोविज्ञान से लगातार उधार लेती है ना, लगातार उधार सूचनाएं लेती जाती है। किससे? हमारे मनोविज्ञान से। ठीक है ना, हमारे मनोविज्ञान से। चलो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। हम में से बहुत से लोग तीव्र गति से विकसित हो रहे हैं, हो रही मस्तिष्क प्रतिमा तकनीक जैसे एफएमआरआई, ईईजी इत्यादि से परिचित होंगे, जिनसे मस्तिष्क की प्रक्रियाओं को वास्तविक समय, अर्थात जब वे वास्तव में हो रही हो, में समझना संभव होता है। आपको पता ना, एमआरआई करवाते हैं, एक होता है पैट स्कैन होता है, जिसमें पूरी बॉडी मशीन के अंदर जाती है और बॉडी के हर हिस्से की उस प्रक्रिया को, गतिविधि को जाना जाता है। ठीक वैसे ही मस्तिष्क की प्रक्रिया का संबंध एफएमआरआई, ईईजी इत्यादि से आप परिचित होंगे, जिनसे मस्तिष्कीय प्रक्रियाओं को वास्तविक समय, मतलब किस प्रकार की समय पर, कौन से समय पर आपकी मस्तिष्क की प्रक्रिया क्या होगी, अर्थात जब वे वास्तव में हो रही हो, में समझना संभव होता है। इसी प्रकार सूचना तकनीक के क्षेत्र में मानव कंप्यूटर अंतःक्रिया तथा कृत्रिम बुद्धि का विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में मनोवैज्ञानिक ज्ञान के बिना संभव नहीं हो सकता है। बात सत्य कही है, यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ना। हाँ, सिटी स्कैन आदि होता है। इस प्रकार सूचना तकनीक के क्षेत्र में मानव कंप्यूटर अंतःक्रिया तथा कृत्रिम बुद्धि का विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में मनोवैज्ञानिक ज्ञान के बिना संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए एक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान की दो समांतर धाराएं हैं। पहली, जो अनेक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में भौतिक और जैविक विज्ञान की विधियों का उपयोग करती है। पहली कौन सी है? जो पहली, जो अनेक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में, ठीक है ना, अनेक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में भौतिक एवं जैविक विज्ञान की विधियों का उपयोग करती है, यानी वातावरणीय और आनुवंशिक। ठीक है ना। चलिए, उन विधियों का। एवं दूसरी, जो उन केवल उनके अध्ययन में सामाजिक और सांस्कृतिक विज्ञान की विधियों का उपयोग करती है। पहली तो कौन सी थी? जैविक और भौतिक थी। दूसरी कौन सी है? सामाजिक और सांस्कृतिक है। ये धाराएं कभी कभी एक दूसरे से में मिलकर भी अपने अलग अलग मार्गों से जाती है। ठीक है ना, बात सत्य है। ऐसा ही होता है। सांस्कृतिक धारा, जैविक, पारंपरिक। पहली दशा में मनोविज्ञान अपने को मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए अधिकतर जैविक सिद्धांतों पर निर्भर रहने वाली विद्या शाखा मानता है। पहली दशा में मनोविज्ञान, जो पहली दशा में है ना, वो मनोविज्ञान को अपने को मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए अधिकतर जैविक सिद्धांतों पर निर्भर रहने वाली विद्या शाखा मानते हैं। इट मीन्स पहली शाखा के, पहली दशा के मनोविज्ञानी मनोविज्ञान को जैविक प्रक्रियाओं के आधार पर वर्णित करते हैं, या जो वंश परंपरा है उसके आधार पर वर्णन करने की वकालत करते हैं। इसको ऐसे समझिए। ठीक है। इसकी मान्यता है कि समस्त व्यवहार परक गोचरों के कारण होते हैं, है ना, समस्त व्यवहार परक गोचरों के कारण होते हैं, जिनकी खोज नियंत्रित दशा में, क्या कहा उन्होंने? जिनकी खोज नियंत्रित दशा में व्यवस्थित रूप से, जिनकी खोज नियंत्रित दशा में, ये लो, फिर गड़बड़ हो गया।
देखो भाई, जो अंडरलाइन किया हुआ था वो हट गया अपना। चलो, तो ये क्या पढ़ रहे थे अपन, यहां अनुसंधान, हाँ, हमने यहां तक पहुंचे थे। इसकी मान्यता है कि समस्त व्यवहार परक गोचरों के कारण होते हैं, जिसमें आपका ध्यान, स्मृति, ठीक है ना, अवधान, सारी चीजें आ जाती हैं, जिनकी खोज नियंत्रित दशा में व्यवस्थित रूप से प्रदत्त संग्रह करके की जा सकती है। यहां अनुसंधानकर्ता का लक्ष्य कारण प्रभाव संबंध को जानना होता है। अनुसंधान करना का लक्ष्य क्या होता है, कारण प्रभाव संबंध को। और कारण प्रभाव संबंध तो हम लोग प्रयोगात्मक विधि में जानते ही हैं, और वास्तव में आधुनिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु यही है, ठीक है ना, जिससे व्यवहार परक गोचरों का पूर्व कथन किया जा सके तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यवहार को नियंत्रित भी किया जा सके। दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान इस बात पर ध्यान देता है कि व्यवहार परक गोचरों की व्याख्या अंतः क्रिया के रूप में किस प्रकार की जा सकती, ठीक है। यहां अंतः क्रिया व्यक्ति एवं उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में घटित होती है, जिसका कि वह एक हिस्सा होता है। प्रत्येक प्रत्येक व्यवहार परक गोचर, देखो भाई, प्रत्येक व्यवहार परक गोचर के कई कारण हो सकते हैं। आइए इन दोनों धाराओं की अलग अलग व्याख्या करें। पहला है मनोवैज्ञानिक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में, ठीक है ना। तो इसकी चर्चा अपन अगली क्लास में ही करेंगे, इसको ऐसे पार पड़ेगी नहीं है। रंजीता और शबनम की कहानी हमने पढ़ ली थी। प्राकृतिक विज्ञान कल एक बार थोड़ा सा फास्ट रिपीट करेंगे इसको। आज तो यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। यहीं से शुरू करेंगे प्राकृतिक विज्ञान से, ठीक है। और इसके हाइलाइटेड शॉर्ट नोट्स ही बनाकर आपको पढ़ाए जाएंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। वरना तो इसमें टाइम कंज्यूम होगा और इसको पीपीटी के माध्यम से ही ज्यादा ठीक रहेगा, वरना ये तो प्रॉब्लमेटिक बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के आधार पर ही इसको डिस्कस करेंगे अपन। चलिए ठीक है, धन्यवाद। शाम की 6 बजे वाली, 5 बजे वाली क्लास आज नहीं होगी। मैंने कहा था ना 8 तारीख तक थोड़ा सा डिस्टरबेंस, थोड़ा सा क्या, महा डिस्टरबेंस है। घर में शादी है तो इसीलिए क्या करें, ठीक है ना, रिवीजन भी करना होगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे मनीषा जी, क्यों चिंता करते हो, आप हेलो कर दो हमें। क्या भाई, चलिए धन्यवाद।